नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10 में इतिहास की पाठ्य पुस्तक यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय के अंतर्गत फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार के बारे में। और इस संबंध में यह दूसरी वीडियो है। इससे पहली वाली वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से फ्रांसीसी क्रांति की जड़ें उसकी सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत निहित थी और किस तरीके से जब 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी शासक लुई 16 के द्वारा एस्टेट जनरल का अधिवेशन बुलाया गया था, तो तीसरे एस्टेट के लोगों ने उसका बहिष्कार करते हुए अपने आप को नेशनल असेंबली के अंतर्गत तब्दील कर लिया था। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इससे आगे का भाग। लेकिन दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी वीडियो सबसे पहले मिलती रहें। साथ ही दोस्तों, आपसे यह भी अनुरोध करता हूं कि आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें ताकि आप वीडियो के प्रकरण को समझ सकें। तो चलिए दोस्तों, हम आज की इस वीडियो में शुरू करते हैं फ्रांसीसी क्रांति के अंतर्गत राष्ट्रवाद के विचार के फैलाव को। दोस्तों, पिछली वीडियो के अंतर्गत हमने देखा था कि जब तीसरे एस्टेट के मध्यम वर्ग का विकास होने लगा तो उसने शिक्षा के दम पर अनेक नए विचारों को प्रस्तुत किया और क्रांति के दौरान ऐसे अनेक बुद्धिजीवी उभरकर आए जिन्होंने अपने लेखन के माध्यम से इन विचारों को प्रस्तुत करने की कोशिश की। क्रांति के दौरान जॉन लॉक और जियान जैक्स रूसो जैसे दार्शनिक थे जिन्होंने स्वतंत्रता, समान नियमों और समान विचारों पर आधारित समाज की परिकल्पना प्रस्तुत की थी। और इसी दौरान जॉन लॉक ने एक आर्टिकल लिखा था जिसका नाम था द टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। इसके अंतर्गत उसने राजा के दैवीय अधिकार के विचार का खंडन किया था, क्योंकि इससे पहले यह माना जाता था कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है, इसीलिए उसके किसी विचार का और उसके किसी कदम का विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंसान का राजा के खिलाफ किया गया कार्य दरअसल खुद भगवान के खिलाफ कार्य होता है। परंतु जॉन लॉक ने अपने निबंध में दर्शाया कि यदि राजा पृथ्वी पर निरंकुशता दिखाता है और कुछ अप्रायोगिक कार्य करता है तो उसके कदमों का विरोध उसी प्रकार किया जा सकता है जैसे हम एक सामान्य इंसान के कदमों का, उसके विचारों का विरोध करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, मॉन्टेस्क्यू ने एक नया विचार प्रस्तुत किया और उसने एक आर्टिकल लिखा था द स्पिरिट ऑफ लॉ। इसके अंतर्गत उसने सरकार के अंतर्गत कार्यपालिका, विधानपालिका और न्यायपालिका के अंतर्गत शक्तियों के समुचित बंटवारे की बात कही थी। इससे पहले यह माना जाता था कि समस्त शक्तियां राज्य की वो राजा में ही नीत है। एक बार नेपोलियन से पूछा गया था कि राज्य क्या है, तब उसका जवाब था कि मैं ही राज्य हूं, अर्थात मैं जो कुछ आदेश देता हूं वे सभी कानून है और मैं खुद अपने आप में राज्य हूं। लेकिन मॉन्टेस्क्यू ने इस विचार का खंडन किया और बताया कि सरकार के अंतर्गत कार्यपालिका, विधानपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का समुचित बंटवारा होना चाहिए। दोस्तों, ये एक आधुनिक राज्य की पहचान है जिसमें हम देखते हैं कि लोकतांत्रिक सरकारों के अंतर्गत सरकार की शक्तियों का विभाजन कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधानपालिका के अंतर्गत होता है। विधानपालिका कानूनों को बनाती है, कार्यपालिका उसे लागू करती है और न्यायपालिका उन कानूनों को न मानने वाले लोगों को दंडित करती है। इस विचार का पहली बार जो अनुभव था वो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान किया गया था। इसके अंतर्गत दोस्तों, हमने ये भी देखा था पिछली वीडियो में कि जब तीसरे एस्टेट की लोगों ने लुई 16 के द्वारा बुलाए गए अधिवेशन का विरोध करते हुए सभा का बहिष्कार कर दिया था, तो उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली के अंतर्गत समाहित कर लिया था। और नेशनल असेंबली को जो चुना जाना था वो डायरेक्ट जनता के द्वारा चुना जाना था, नागरिकों के द्वारा। यह तय किया गया कि एस्टेट जनरल के सदस्यों को चुनने का कार्य सक्रिय नागरिक करेंगे और सक्रिय नागरिक का दर्जा उन्हें दिया गया जो 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर देते थे। महिलाओं को और दासों को इसके अंतर्गत शामिल नहीं किया गया था। दोस्तों, इसके लिए 20वीं शताब्दी के मध्य तक लड़ाई लड़ी गई थी। महिलाओं को और अश्वेत नागरिकों को, दासों को नागरिकों का दर्जा देने की लड़ाई 20वीं शताब्दी के मध्य तक चली थी। लेकिन ये शुरुआती प्रयोग था जिसमें पहली बार विशेषाधिकार पर आधारित व्यवस्था को नकारते हुए सक्रिय नागरिकों की बात की गई थी। इसके अलावा दोस्तों, हम राष्ट्रवाद की पहचान के अंतर्गत हमने देखा था कि राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना होती है जिसके अंतर्गत लोग अपने भूभाग से लगाव महसूस करते हैं और उसके लिए कुर्बानियां देने के लिए भी तैयार रहते हैं। और फ्रांसीसी क्रांति के दौरान ही इस अनुभव को पहली बार देखा गया था, अनुभव किया गया था।
फ्रांसीसी क्रांति के दौरान पहली बार राष्ट्र के नाम पर नई स्तुतियों की रचना की गई थी, कस्में खाई गई थी और शहीदों का गुणगान किया गया था। और ये सारा काम एक राष्ट्र का नागरिक होने के नाते किया गया था, जो अपने आप में राष्ट्रवाद की एक विशेषता है, पहचान है। साथ ही दोस्तों, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था की रचना की गई और इसका कार्य यह था कि वह सभी नागरिकों के लिए समान कानूनों की रचना करेगी। इसके अलावा फ्रांसीसी क्रांति के दौरान ही आंतरिक आयात निर्यात शुल्कों को समाप्त कर दिया गया, क्योंकि फ्रांस के अंतर्गत जो अनेक छोटे छोटे राजा रहते थे, वो खुद अपने राज्य में आने वाली वस्तुओं को और राज्य से जाने वाली वस्तुओं के ऊपर शुल्क लगाया करते थे, जिसके कारण वस्तुओं का मूल्य बहुत ज्यादा बढ़ जाता था। लेकिन फ्रांसीसी क्रांति के दौरान इस आंतरिक शुल्क व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया और जीडीपी की और जीएसटी की भांति एक कर प्रणाली को लागू किया गया। इसके अलावा क्षेत्रीय बोलियों को भी हतोत्साहित किया गया और उसके स्थान पर फ्रेंच भाषा को उसी रूप में स्वीकार किया गया जैसी वह पेरिस में बोली जाती थी और लिखी जाती थी। दोस्तों, ऑस्ट्रिया का एक चांसलर था मेटरनिक। उसका यह मानना था कि जब कभी फ्रांस छींकता है तो इससे पूरे यूरोप को सर्दी और जुकाम हो जाता है, और इसीलिए फ्रांसीसी क्रांति के दौरान फ्रांस में जिन अनुभवों का अनुभव किया गया था, राजतंत्र को उखाड़ फेंक दिया गया था और राष्ट्रवाद के विचारों को की अनुभूति की गई थी, उसका बाकी यूरोप में फैलना अपने आप में लाजिमी था। जब फ्रांसीसी क्रांति की घटना यूरोप के बाकी देशों में फैली तो वहां पर भी पढ़े लिखे मध्यम वर्ग के लोगों ने जैकोबिन क्लबों का निर्माण करना शुरू कर दिया और इन जैकोबिन क्लबों के माध्यम से उन्होंने सरकार की क्रियाविधियों के ऊपर सवाल लगाना शुरू किया, लोकतांत्रिक अधिकारों की मांग करना शुरू किया। दोस्तों, बाकी यूरोप में जो राष्ट्रवादी विचार को फैलाने की जिम्मेदारी थी वह फ्रांस की सेना को सौंपी गई और फ्रांसीसी सेना ने प्रारंभिक रूप से इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। उसने हॉलैंड में, बेल्जियम में, स्विट्जरलैंड में और इटली में राष्ट्रवादी विचारों को फैलाया और सेना के माध्यम से ही यह संभव हो पाया, क्योंकि नए प्रदेशों को जीतना सेना की जिम्मेदारी थी। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके बाद क्या हुआ। दोस्तों, आप जानते हैं कि नेपोलियन फ्रांस का एक ताकतवर शासक था जिसने यूरोप के अनेक प्रदेशों को जीत लिया था और उसने जिन नए प्रदेशों को जीता था उसके अंतर्गत उसने उन प्रशासनिक सुधारों को लागू किया जो फ्रांस में फ्रांसीसी क्रांति के दौरान पहले ही लागू किए जा चुके थे। हालांकि फ्रांस में नेपोलियन को राजतंत्र को पुनर्जीवित करने का लांछन लगाया जाता है, परंतु उसने फिर भी कुछ सुधारों को लागू किया और 1804 में इनको लागू किया गया। उसने जिस व्यवस्था के अंतर्गत इस कानूनों को लागू किया उसे नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है, जिसे 1804 में फ्रांस में लागू किया गया। इसके अंतर्गत अनेक ऐसे सुधार लागू किए गए जिन्हें हम आधुनिक राष्ट्रवादी राज्यों की विशेषता मानते हैं। सबसे पहले उसने जन्म पर के आधार पर जो विशेषाधिकार प्राप्त थे उनको समाप्त कर दिया, क्योंकि क्रांति से पहले प्रथम और दूसरे एस्टेट के लोगों को जन्म के आधार पर कुछ विशेषाधिकार दिए गए थे। नेपोलियन ने सबसे पहले इन विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया और सारे लोगों, राज्य में रहने वाले सभी लोगों को समान माना जाने लगा। इसके अतिरिक्त कानून के समक्ष सभी लोगों को समान माना गया, चाहे वो कानून को बनाने वाले लोग ही क्यों ना हो, और संपत्ति के अधिकार को भी नेपोलियन के द्वारा सुरक्षित कर दिया गया। दोस्तों, नेपोलियन ने जिन सुधारों को फ्रांस में लागू किया था उसने बाकी यूरोप के देशों में भी उन कानूनों को लागू करने का रास्ता तैयार कर दिया था, क्योंकि उसने अनेक देशों को जीत लिया था और जिन देशों को उसने जीता वहां इन व्यवस्थाओं को लागू किया गया। उसने भूदासत्व को समाप्त कर दिया और जागीरदारी शुल्कों को, जो अक्सर दूसरे एस्टेट के लोगों के द्वारा तीसरे वर्ग के एस्टेट पर लगाए जाते थे, उसको उसने पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। नेपोलियन के शासनकाल के दौरान ही व्यापारियों ने और उत्पादकों ने इस बात को स्वीकार किया था कि अनावश्यक शुल्कों की समाप्ति से उनको सहूलियतें हो सकती है, उनको मुनाफा हो सकता है। उद्योगपतियों ने, कारीगरों ने, शिल्पकारों ने पहली बार मिलने वाली आजादी का स्वाद फ्रांसीसी क्रांति के बाद नेपोलियन के शासनकाल के अंतर्गत चखा था, जिसके माध्यम से उन्होंने इस बात का अनुभव किया था कि यदि सारे अनावश्यक शुल्कों को हटा दिया जाए तो इससे उन्हें बहुत लाभ हो सकता है। और ये जो भी कार्य किया गया दोस्तों, ये सारा एक राष्ट्र के नाम पर किया गया। अब क्योंकि फ्रांस को पूरे यूरोप की राजधानी माना जाता था, इसीलिए जो विचार फ्रांस में लागू हुए थे, माने गए थे, उनका बाकी यूरोप में फैलना अपने आप में लाजमी था और सेना के माध्यम से इस कार्य को किया गया। यूरोप के बाकी देशों में जब सेनाओं के माध्यम से फ्रांसीसी विचारों का फैलाव हुआ तो अलग अलग प्रदेशों में दो तरीके की विचारधाराएं उभरकर सामने आई। शुरुआत में कुछ स्थानों पर
फ्रांसीसी सेनाओं का स्वागत किया गया और उनको स्वतंत्रता के वृक्ष का पोषण करने वाले लोगों के रूप में देखा गया। उनका मानना था कि ये एक ऐसी सेना है जो स्वतंत्रता देती है और अनावश्यक करों को, पारंपरिक व्यवस्था को खत्म कर देती है। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे फ्रांसीसी सेनाओं के प्रति ये विचारधारा नफरत में बदल गई और अनेक स्थानों पर उन्हें ऐसे विलेन के रूप में देखा गया जो स्वतंत्रता के नाम पर और ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि यह माना गया कि ये जो नई प्रशासनिक व्यवस्था लागू की जा रही है ये समानता के सिद्धांत के अनुरूप नहीं है। इसके अलावा जिन स्थानों पर फ्रांसीसी सेनाएं गई वहां लोगों को जबरन सेना में शामिल होने के लिए मजबूर किया जाता था। इसका परिणाम दोस्तों यह हुआ कि 1815 ईस्वी में जो वाटरलू का युद्ध लड़ा गया नेपोलियन के खिलाफ, उसमें अनेक यूरोपीय देशों ने एक संघ का निर्माण किया और नेपोलियन को उस युद्ध में बुरी तरीके से पराजित कर दिया गया। लेकिन इसका प्रभाव क्या पड़ा बाकी यूरोप पर, इसका अध्ययन हम अब आगे वाली कुछ वीडियोस में करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से फ्रांसीसी क्रांति के दौरान राष्ट्रवादी विचार पनपे और बाकी यूरोप में फैले। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अपने दोस्तों तक और रिश्तेदारों तक मेरी इस वीडियो को पहुंचाने के लिए मेरे इस चैनल को उनके साथ शेयर करें और ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहे मेरे YouTube चैनल सिंपल एजुकेशन पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।